So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our English grammar class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर एडवर्ब एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना एडवर्ब होता क्या है और एडवर्ब के 5 टाइप को हम लोगों ने देखा। और ऑफलाइन क्लास में जो कि शाम को हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, जो बचे हुए उसके टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब को प्लेस कहां किया जाता है, एडवर्ब को सेंटेंस में रखा कहां जाता है। ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। ठीक है, जैसे तुम्हारा एक घर है ना, इस पूरे के पूरे दुनिया में तुम्हारा एक स्पेसिफिक घर है, ऐसा नहीं किसी दूसरे घर में घुस जाते हो कहते हो ये मेरा घर है। ठीक है, तो सभी का अपना अपना स्पेसिफिक घर होता है। तो उसी तरीके से एडवर्ब की भी कुछ पोजीशन होती है, एडवर्ब वहीं पर प्लेस होता है। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं अपनी पीपीटी पर और आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो ब्रो, तो हम लोग शुरू करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब टॉपिक से। ठीक है, क्लियर पिक दिख रही होगी। अब जितनी क्लियर तुमने भेजा है उतनी क्लियर हमने यहां पे पुट किया है उसको। ठीक, द पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन अ सेंटेंस डिटरमाइंस द मीनिंग। एडवर्ब, बहुत ध्यान से भाई साहब, फुल कंसंट्रेट चाहिए। अगर फुल कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे तो एक्सरसाइज इसकी जो आने वाली है उसमें फिर भाई साहब डामाडोल रहेगा। इस मतलब ये पहला और दूसरे फर्स्ट एक और 2 पेज में हम लोग ये सीखेंगे कि एडवर्ब को हम प्लेस कहां करते हैं, क्योंकि एडवर्ब को प्लेस करेंगे तो सेंटेंस की अलग अलग मीनिंग निकलती है। समझ में आया? एडवर्ब को अगर सही जगह प्लेस नहीं करोगे तो उस सेंटेंस की मीनिंग ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ये पहला मेन टॉपिक आने वाला है, ये कह रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड। कह रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर हो, प्लेस हो या फिर टाइम हो, तो ये कहां प्लेस करेंगे? तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट के बाद ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा और उसके बाद मेन वर्ब रहेगी हमारी। और मेन वर्ब जब एक वर्ड की हो तब, वन वर्ड। बात को समझे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम को हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में घुसेड़ते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखते हैं। कब? जब हमारी वर्ब जो है, जो हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है, वो सिंगल वर्ड का हो तब। इतनी बात को समझ गए? जैसे शी ऑलवेज रिसाइटेड द पोयम वेल, यहां पे देखो शी हमारा सब्जेक्ट है, काम कर रहे, जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा। शी सब्जेक्ट है और रिसाइटेड हमारा वर्ब है और जो कि एक वर्ड का है, इस वजह से ऑलवेज क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यहां पर हम एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज को बीच में पुट कर दिए हैं। तो पहला रूल क्लियर हुआ भाई साहब। पहला रूल क्या है कि हमारा अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एडवर्ब को रखते हैं तब जब हमारी वर्ब एक वर्ड की होती है तब। दूसरा रूल क्या है? ये पहला रूल आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ये क्या ही करता है, पहला रूल अपना ये है। दूसरा कह रहा है एडवर्ब कैन कम इन 3 पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, क्लोज टू द वर्ब और एट द एंड ऑफ सेंटेंस। कह रहे हैं एडवर्ब कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है, सेंटेंस के बीच में आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में आ सकता है। लेकिन जब हम एडवर्ब को अलग अलग जगह प्लेस करेंगे तो उसकी मीनिंग अलग अलग निकल के आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, एडवर्ब जो है हम स्टार्टिंग में रख रहे हैं सेंटेंस के, कि बीच में रख रहे हैं, कि पीछे रख रहे हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी मीनिंग जो होगी वो अलग अलग निकल के आएगी। ठीक, थर्ड पे आते हैं, थर्ड रूल। अब ये सेकंड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड, एन एडवर्ब ऑफ टाइम मे बी प्लेस्ड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस फॉर एम्फेसिस। कहना है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो ज्यादातर हम देखते हैं कि बिगिनिंग
मतलब सेंटेंस के स्टार्ट होने के पहले ही आ जाता है, जब हम लोग उस टाइम को बहुत ज्यादा फोकस्ड वे में कहना चाहते हैं। जैसे टुडे वी विल विजिट द म्यूजियम, आज के दिन हम लोग म्यूजियम विजिट करेंगे। तो आज के दिन को क्या कर रहा है, इंफेसिस दिया जा रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है। तो दूसरा जो मेन रूल है अपना, वो ये कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम को स्टार्टिंग में रखा जाता है, बिगिनिंग में रखा जाता है, स्टार्टिंग में रखा जाता है। कब रखा जाता है, जब हम टाइम को बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, टाइम पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा जाता है। ठीक, अगला, इफ द वर्ब आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी, कह रहे हैं यदि हमारी वर्ब जो है, वर्ब एक्शन वर्ड जो है, तो हमेशा तो एक्शन वर्ड वर्ब होता नहीं है, कभी कभी हमें फॉर्म्स ऑफ बी भी दिखाई देता है, जैसे एम हुआ, इज हुआ, आर हुआ, एंड वॉज हुआ, वर हुआ, हैज, हैड, विल, शैल, ये सब जो हैं, ये सब भी हमारे वर्ब हैं। लेकिन कौन से वर्ब हैं, तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एक ही होता है, बस नाम दोनों के अलग है, नाम थोड़ा सा चेंज रहता है, लेकिन काम जो है दोनों का एक ही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इफ द वर्ब्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, द एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। कह रहे हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, ये सब वर्ब लगी हुई हैं, तो इनके बाद हम लोग एडवर्ब प्लेस करते हैं। तीसरा क्या है कि अगर हमारे पास इज, एम, आर, हैज, हैड, वॉज, वर, ये सब वर्ब रहती हैं, ये सब क्या है, वर्ब रहती हैं। हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये छोटी मोटी वाली वर्ब जो एक्शन वर्ड नहीं होती हैं, जो फॉर्म्स ऑफ बी होती हैं। ठीक है, तो इनके बाद हम लोग एडवर्ब प्लेस करते हैं। समझ में आया? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, विल, शैल, ये सब जो वर्ब हैं, इनके बाद इनके जस्ट बाद हम लोग एडवर्ब पुट करते हैं। ठीक है, ये जो रूल तुमको छोटे छोटे वे में लिखवा दे रहे हैं ना, इनको लिख लेना, इनको अच्छे से समझ लेना, तभी एक्सरसाइज सॉल्व हो पाएगी। जैसे गणेश इज नेवर रूड, गणेश इज नेवर रूड, यहां पे देख रहे हैं इज है, इज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो इसके बाद जस्ट हमारा क्या पुट है, देखो एडवर्ब है, नेवर। नेवर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। द ट्रेनीज आर ऑलवेज अर्ली, जो ट्रेनी होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, टाइम पर रहते हैं, टाइम से पहले रहते हैं। तो आर क्या है, आर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके जस्ट बाद ऑलवेज रखा गया, एडवर्ब ऑफ टाइम रख दिया गया है। इफ देयर इज स्ट्रेस, ठीक है, तो यह रूल क्लियर, तीसरा जो मेन रूल है। चौथा, इफ देयर इज स्ट्रेस ऑन द वर्ब फॉर्म ऑफ बी और ऑन द ऑक्सिलरी, देन द एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट। कह रहे हैं कि अगर हमारे जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, ये सब चीजें हैं, अगर इस पे ज्यादा इंफेसिस पढ़ाना है, ज्यादा इस पर फोकस करवाना है, तो एडवर्ब आगे लग जाता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में मतलब कि हमें कुछ ज्यादा इंफेसिस नहीं करना है इन इज, एम, आर, वॉज, वर पर, तो एडवर्ब इज, एम, आर के बाद लगता है। लेकिन यदि हमें इस पर इंफेसिस करना है, इस पर फोकस होना है, अपने इज, एम, आर पर इस पर स्ट्रेस देना है, थोड़ा सा फोर्स करना है, तब हमारा एडवर्ब आगे लगता है। जैसे सी सर्टेनली इज अ बेटर डांसर, यहां पर फोकस हो रहा है, इस पर फोकस हो रहा है, सी सर्टेनली इज अ बेटर डांसर, उससे अच्छा डांसर नहीं है। ही डेफिनेटली वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, लग रहा है ना कि हाँ फोर्स किया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है। ही डेफिनेटली वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, एकदम ऑब्वियस है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से होता है, अब यहां फोटो आ रही होगी हमारी, हो सकता है, व्हेन देयर इज स्ट्रेस ऑन वर्ब, जब वर्ब पर स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है,
ज्यादा उस पर जोर दिया जाता है तो एडवर्ब पहले लग जाती है, एडवर्ब पहले लग जाती है। किसके पहले लग जाएगी? तो यही हेल्पिंग वर्ब के पहले। तो यहां पर हम लोगों ने चार यहां पे देखा। सबसे पहले देखा कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगी जब हमारा वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है वो एक वर्ड का होगा। दूसरा देखा हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ टाइम को स्टार्टिंग में रखा जाता है, ठीक है। तीसरा इज, एम, आर, हैज, हैड, वॉज, वर, अगर सिंपल सेंटेंस में है तो इनके बाद हम लोग एडवर्ब पुट कर देते हैं। लेकिन अगर उस ऑक्सिलरी वर्ब, उस हेल्पिंग वर्ब पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, उसको ज्यादा एश्योरिटी दी जा रही है, तब हमारा एडवर्ब उसके पहले आ जाता है, ठीक है। और देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, इफ there is an object, the adverb is generally placed after the object, but if the object is very long, we usually put the adverb before the verb। कह रहे हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, देखो एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसा वर्ड होता है जिसका प्रभाव, मतलब सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पर पड़ता है, सब्जेक्ट का इफेक्ट जिस पर पड़ता है, ठीक है। तो इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, अगर हमारे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा सा है, तो जो हमारी वो एडवर्ब होता है वो उस ऑब्जेक्ट के बाद में लगता है। लेकिन ऑब्जेक्ट यदि फ्रेज का रूप ले लिया है, बड़ा सा है, तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं कि एडवर्ब को पहले लगा देते हैं। जैसे यहां पे लिखा है सी साइंड द लीज डीड इमीडिएटली, सी साइन द लीज डीड इमीडिएटली। यहां हम देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इस वजह से इमीडिएटली एडवर्ब जो है वो हमने बाद में लगा दिया है। अगर ऑब्जेक्ट छोटा रहेगा तो एडवर्ब पीछे लगेगा। यहां पे हम सीख क्या रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि एडवर्ब हम सेंटेंस में रखेंगे कहां पर, ठीक है। तो यदि ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है तो एडवर्ब जो होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद में लगेगा। लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि शी इमीडिएटली साइंड ऑल द पेपर्स रिलेटेड टू द लीज डीड। अब यहां पे देख रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही बड़ा है, ऑल द पेपर्स रिलेटेड टू द लीज डीड। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एडवर्ब को आगे लगा दिए, एडवर्ब को आगे लगा दिए हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, कौन सा रूल है ये, फिफ्थ, कौन सा रूल क्या ही करता है कि एडवर्ब ऑब्जेक्ट के, यहां लिख दें एडवर्ब छोटे ऑब्जेक्ट के पहले लगेगा, नहीं, एडवर्ब बड़े ऑब्जेक्ट, यदि हमारा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट के पहले लगेगा, एंड एडवर्ब छोटे ऑब्जेक्ट, यदि हमारा ऑब्जेक्ट छोटा होगा, छोटे ऑब्जेक्ट के बाद में लगेगा, बाद में लगेगा, ठीक है। ये सब एग्जांपल अच्छे से समझ लेना भाई। अगला है व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, द एडवर्ब नॉर्मली कम्स बिफोर इट। कह रहे हैं कि एडवर्ब यदि हमारे एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी और बता रहा है, उसको और क्या कहते हैं, वैल्यू दे रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, एडवर्ब नॉर्मली कम्स बिफोर इट। तो एडवर्ब उससे पहले आ जाता है। जैसे शी रिसाइटेड द पोएम एक्सेप्शनली वेल, शी रिसाइटेड द पोएम एक्सेप्शनली वेल, यहां पर हम देख रहे हैं दो एडवर्ब आ रहा है, तो वेल को और अच्छे से डिस्क्राइब जो कर रहा है एक्सेप्शनली, ये क्या कर दिए हैं, इसको हम पहले पुट कर दिए हैं। मतलब एक ऐसा एडवर्ब जो कि एडजेक्टिव या एडवर्ब को और मॉडिफाई करे, उसकी क्वालिटी को और बताए, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले रखते हैं। जैसे सी रिसाइटेड द पोएम वेल, ये भी हो सकता है कि उसने पोएम को बहुत ही अच्छे से गाया, लेकिन हो गया सी रिसाइटेड द पोएम एक्सेप्शनली वेल, मतलब उससे ये उम्मीद ही नहीं थी कितना अच्छा पोएम रिसाइट करेगी। ही इज वेरी टैलेंटेड, ही इज टैलेंटेड, टैलेंटेड क्या है, एडजेक्टिव है कि वो भाई साहब बहुत ही टैलेंटेड है,
लेकिन वेरी लग गया तो भाई साहब क्या ही कहने, बहुत बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तो वेरी क्या कर दिया हमने, आगे पुट कर दिया। तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला, मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब इनसे आगे लगता है, इनसे आगे लगता है। ठीक है, अगला, द वर्ड एनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज। एनफ जो है वो हमेशा पीछे लगता है, ठीक है, जिसको भी ये मॉडिफाई कर रहा है, एनफ जिसको भी मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद में लगेंगे। जैसे ही इज ब्राइट एनफ, सी जंप्ड हाई एनफ, ठीक है, तो एनफ वो जिसको मॉडिफाई कर रहा है, एनफ हमेशा बाद में लगता है। तो सेवेंथ हम लिख सकते हैं एनफ जिसको मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद में लगता है, इसको लिख लेना इसे, जिसको मॉडिफाई, ये छोटे छोटे जो कीवर्ड्स तुम बता रहे हैं इसको लिख लेना बच्चा, नहीं तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी। एनफ जिसको मॉडिफाई करता है उसके बाद में लगता है, उसके बाद में लगता है, और अच्छी अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना भाई। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री एंड मैनर आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब्स हैव टू एंड यूज्ड टू। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में हैव टू या फिर यूज्ड टू लिखा रहेगा, हमारे सेंटेंस में जो हमको वाक्य मिलेगा ना, अगर उसमें हैव टू या फिर यूज्ड टू लिखा रहेगा, तो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी है या मैनर है या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो वो हैव टू यूज्ड टू के पहले लिखा जाएगा। समझो, सेंटेंस में तुम्हें हैव टू यूज्ड टू देखने को मिल गया, तो तुम्हारा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, तो वो इन हैव टू यूज्ड टू के पहले प्लेस कर दिया जाएगा। मतलब उनका जो एडवर्ब का घर होगा ना, वो हैव टू यूज्ड टू के पहले होगा, इन लोग का हैव टू यूज्ड टू का बाद में होगा, और इनका एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री, मैनर हुआ, ये आगे लगेगा। ठीक है, जैसे सी ऑफन हैड टू आ गया, तो हैड टू के आगे ऑफन लगा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही समटाइम्स यूज्ड टू के आगे समटाइम्स लिखा हुआ है, तो यूज्ड टू के आगे एडवर्ब लगा है, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर हमारे सेंटेंस में हैड टू या फिर यूज्ड टू है, ठीक है, 7 इधर हो गया और 8, अगर हैड टू या फिर यूज्ड टू है तो उसके पहले एडवर्ब लगता है, उसके पहले एडवर्ब लगता है, एडवर्ब पहले लगेगा। ठीक भाई। तीसरा, द वर्ड ओनली इज प्लेस जस्ट बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। जस्ट बिफोर द, देखो एनफ जो है वो बाद में लगता है, और ओनली जो है, ओनली वर्ब के पहले लगेगा। एनफ बाद में और ओनली वर्ब के पहले, ओनली इज प्लेस बिफोर द, नहीं, ओनली मिटेगा ही नहीं कहा यार, ओनली जिसको मॉडिफाई करेगा, जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले लगता है, उसके पहले, मतलब एनफ और ओनली का 36 का आंकड़ा है, दुश्मनी है। एनफ बाद में लगता है, ओनली पहले लगता है, उसके पहले लगेगा। इस तरीके के अपने 9 रूल हैं भाई साहब। ठीक है, नहीं, एक रूल और बचा है। इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 एडवर्ब्स आफ्टर अ वर्ब, कह रहे हैं वर्ब के बाद 2 या 2 से ज्यादा हमको एडवर्ब देखने को मिल रहे हैं। बहुत ध्यान समझो, अगर हमारे पास वर्ब के बाद कई सारे एडवर्ब देखने को मिल रहे हैं,
देन द एडवर्ब ऑफ मैनर कम फर्स्ट फॉलोड बाई प्लेस एंड टाइम। अगर हमारे पास कई सारे हैं तो सबसे पहले हमारा वर्ब के बाद क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, उसके बाद प्लेस आएगा, उसके बाद प्लेस आएगा और फिर टाइम आएगा। ठीक है, समझे कि अगर हमारे सेंटेंस में कई सारे एडवर्ब का हमें यूज करना है या कई सारे एडवर्ब हमें दिए हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले मैनर आए, क्योंकि मैनर सबसे पहले हम लोग पढ़े, फिर प्लेस आए, फिर टाइम आए, और देखोगे तो इसी क्रम में हम लोग पढ़े भी हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी वगैरह देखा गया है। तो ये अपने 10 रूल जो मोटे मोटे हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आना। समझ गई? लास्ट रूल समझ में आया कि अगर हमारे सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर का घर बनाएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस का और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम का। जैसे यहां पर देखोगे तो द चिल्ड्रन सैंग मेलोडियसली, मेलोडियसली एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ऑन स्टेज तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। द चिल्ड्रन सैंग मेलोडियसली ऑन स्टेज यस्टरडे। ठीक है, क्लियर है? She congratulated her cheerfully in the office later. Congratulated verb है, her object है, उसके बाद cheerfully adverb of manner है, in the office adverb of place है क्योंकि place बता रहा है, और later adverb of time है। अब इन्हीं 10 रूल को जो मोटा मोटा हम लिख करके दे दिए हैं, इन्हीं का यूज करके तुम्हें अपनी जी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना। ठीक भाई, चलते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग एडवर्ब्स बनाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं। तो लिखा मोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर एंड इन ly, वी कैन एड ly और ily टू एडजेक्टिव्स टू फॉर्म एडवर्ब ऑफ मैनर। कह रहा है कि हमको एडजेक्टिव दिया रहेगा भाई, तो एडजेक्टिव में हम क्या ऐड कर दें, ly ऐड कर दें या फिर ily ऐड कर दें, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो एडवर्ब होएगा। ठीक है, एडजेक्टिव है हमारे पास, उसमें हम ly जोड़ दें या फिर ily, कहीं कहीं ly जोड़ते हैं, कहीं कहीं ily जोड़ते हैं, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, वो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे लाइट, लाइट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यू आर वेरी लाइट, यू आर वेरी लाइट, तुम बहुत हल्के हो, तो तुम्हारी क्वालिटी बताना ना, एडजेक्टिव है। तो लाइट का लाइटली ly जोड़ दिया है। हैवी, हैवी का हैवीली, ध्यान रखना जिसमें y से एंड होता है तो y को हटा करके ily लगा देते हैं। जैसे हैवी है ना, हैवी HEVY, तो इसको यदि हम करेंगे तो HEAVILY, हैवीली। ठीक है, सिंपल, सिंपली, सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपली, इसमें ई को हटा करके y लगा दिए, सिंपल। जनरल, जनरली, नेशनल, नेशनली। ठीक है, तो इस तरीके से एडवर्ब फॉर्म करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, और छोटी सी एक्सरसाइज, इसको भी देख लेना सब सही की हो कि नहीं की हो। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिया करो यार, कितनी गंदी हैंडराइटिंग लिखी हो, मतलब शॉर्पनर से पेंसिल शार्प करना का जहमता नहीं लेते हो। ठीक है, सोचते हो बस इसे लिख दें, बस आलसी इतने हो गए हो। देख रहे हो कैसे लिखे हो, किसी को दिखा सकते हो इस तरीके से, तो अच्छा लिखा करो भाई। तो इस तरीके से ये वाला जो चैप्टर है एडवर्ब एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंप्लीट होता है। जो और चीज बचे हुई हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि मैं जो समझाया हूं वो तुम्हें आया होगा, कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा। एक बार रीडिंग मार लेना और जो रूल वगैरह लिखवाया हूं उसको अच्छे से समझ लेना। दिक्कत बनती है तो शाम को पूछो हमसे। ठीक है, उसी पर बेस्ड ये 2-3 एक्सरसाइज है, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है, सुंदर हैंडराइटिंग में, और शाम तक हमको भेजो टाइम से। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।